गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 11th बायोलॉजी, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये जो टॉपिक है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है यहां पे कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे बेटा वो होता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए डाइजेशन के अगर हम लोग मतलब की बात करें बेटा तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग फूड खाते हैं बेटा वो सिंपल नहीं होता, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि बेटा जो फूड होता है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। फूड किस फॉर्म में होता है, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसको डाइसेकेराइड, देन उसके बाद कन्वर्ट करते हैं उसको मोनोसेकेराइड में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग डाइजेशन की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड या फिर नॉन डिफ्यूजिबल फूड या नॉन एब्जॉर्बेबल फूड, ये कॉम्प्लेक्स फूड या नॉन डिफ्यूजिबल फूड या नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब एक ही बातें हैं। इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। सिंपल फूड या इसी कहते हैं एब्जॉर्बेबल फूड या डिफ्यूजिबल फूड। एब्जॉर्बेबल फूड क्या क्या बताया हमने कि कॉम्प्लेक्स फूड हो या नॉन डिफ्यूजिबल फूड हो या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल फूड हो, उसको हम लोग सिंपल फूड या डिफ्यूजिबल फूड या एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन। अब इस डाइजेशन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये जो डाइजेशन होता है ये दो मेथड से होता है। कौन कौन से मेथड से होता है, दो मेथड से होता है। एक होता है यहां पे मैकेनिकल प्रोसेस और एक होता है केमिकल प्रोसेस। क्या क्या होता है, एक होता है आपका मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। आइए समझिए इसको, क्या होता है मैकेनिकल प्रोसेस और क्या होता है केमिकल प्रोसेस। देखिए मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है यहां पे बेटा कि हम जो फूड को खाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग इंजेक्शन करते हैं, यानी फूड को क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो टीथ होती है बेटा उस फूड को मेस्टिकेट करती है। क्या करती है, फूड को मेस्टिकेट करती है। फूड का जो मेस्टिकेशन होता है यानी कि फूड को खाने को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। फूड को जो तोड़ने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो फूड जो डाइजेस्ट होता है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम आके काम करते हैं तब जाके फूड डाइजेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा केमिकल प्रोसेस। जो फूड तोड़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस और जो फूड डाइजेस्ट किया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस आया। अब ये क्या हुआ बेटा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड, नॉन डिफ्यूजिबल फूड या नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस से क्या कहता है, इसको ब्रेक किया जाता है
और ब्रेक करके कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फूड, डिफ्यूजिबल फूड या एब्जॉर्बर फूड में। और जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए उसको जब ब्रेक करने के बाद जैसे ही हम उसको डाइजेशन स्टार्ट होता है उसका तुरंत का तुरंत वहां पे स्टार्ट हो जाता है हमारा केमिकल में प्रोसेस। क्लियर है? अब ये जो सिंपल फूड या डिफ्यूजिबल फूड हुआ है, सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा कहां पे बेटा, ब्लड वेसल्स में। कहां पे? एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स। या फिर एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स मत लिखिए। चलिए देख बेटा, यहां पे सबसे पहले हमने बताया कि ये जो एब्जॉर्बल फूड है इसको कहां किया जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जैसे ही हमारे ब्लड में ये एब्जॉर्ब किया हो जाएगा, तुरंत का तुरंत हमारे सेल क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, हमारे सेल यूटिलाइज कर लेंगे। जब ये हमारे ब्लड में जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, तुरंत यहां पे यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा इसका। ठीक है, यूटिलाइज्ड बाय सेल। ये हमारे सेल के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब देख बेटा, यहां पे हमने ये तो आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बल या सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। अब उसको क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया ब्लड में, फिर यूटिलाइज किया गया सेल के द्वारा। तो ऐसा क्या हुआ जो इसको हमें जरूरत पड़ गई इसको एब्जॉर्ब करने की, यूटिलाइज करने की। तो देख बेटा, ये जो फूड होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या बताया हमने कि जो फूड होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो फूड क्या होती है बेटा, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, फूड होती है। और क्यों फूड बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें। क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। और इस एनर्जी को पाने के लिए हमें फूड को खाना कंपलसरी है। क्लियर है? तो क्या बताया हमने, जैसे ही सिंपल एब्जॉर्बल फूड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, तुरंत हमारी सेल उसको क्या करेंगी, यूटिलाइज कर लेंगी। और सेल जैसे ही यूटिलाइज करेंगी उन्हें क्या मिल जाएगी, एनर्जी। हमारे सेल को एनर्जी चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर एक काम के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात? अब देखिए, हमारे फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बताया हमने कि जो हमारे फूड में केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर है? क्या बताया हमने, हमारे फूड में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमको क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, आइए इसी को अब आराम से समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारे फूड में पाए जाएंगे उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए आइए देखते हैं। हमने बताया
कि हमारे फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आइए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, सुनिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये दोनों क्या होते हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं या मेन कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यही हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर बड़े मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं यही हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पाया जाएगा, सिर्फ यही हमको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है। अब आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपना आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स हो गए और विटामिन्स हो गए। अब देखिए मिनरल्स और विटामिन्स की बात करें तो मेरे लाल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते और इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को के प्रॉपर फंक्शन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, इस मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को के प्रॉपर फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है किसका, मिनरल्स और विटामिन्स का। और मिनरल्स और विटामिन्स की अगर हमारे फूड में कमी हो गई तो ये हमारे अंदर डिजीज भी काज कर देते हैं, ये हमारे अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं। इसीलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, do not provide energy। essential for macro nutrients। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी मिनरल्स और विटामिन्स की। ये हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं। लेकिन हमारे फूड में एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर। क्या होता है, वाटर। अब देखिए वाटर की बात करें तो ये जो वाटर होता है ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उसको कौन करवाता है, वाटर करवाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। ठीक है, जब हम खाने को खाते हैं तो वो खाना हमें जाके क्या होता है, स्टमक में जाता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसका प्रॉपर। तो उस डाइजेशन के लिए क्या जरूरी होती है, एंजाइम। और एंजाइम में आप कोई भी एंजाइम देखेंगे उसमें 98% वाटर पाया जाता है। एंजाइम में 98% वाटर पाया जाता है। उस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, अब वाटर की रिक्वायरमेंट है। और यही वाटर हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्या बताया, डिहाइड्रेशन से बचाता है। आप ऐसे समझो, अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, आपने अक्सर करके देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी से वाटर का लॉस बढ़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट।
पसीने के रूप में आपकी बॉडी से वाटर का लॉस बढ़ जाता है, पानी की कमी होने लगती है, इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन करते हैं। तो आपको होता क्या है, आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी जाती है। अब ग्लूकोज की ट्रिप तो आपको लगेगी, लेकिन आपको हमको आसानी से लग जाती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 1 या 2 साल के, उनमें क्या होता है, अगर डिहाइड्रेशन हुई तो उनको सबसे पहले क्या होती है, सेल, वहां पे सेल जो होती है वो आसानी से मिलने में बहुत दिक्कत, आसानी से नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी की स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे वेंस ढूंढने में बहुत दिक्कत होने लगती है। और अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या होता है, तुरंत हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है बात? तो वाटर क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, और दूसरी चीज डिहाइड्रेशन से बचाता है हमें, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। क्लियर हुई इतनी बात सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमने कोई चीजें नहीं पढ़ाई जो आपको ना आता हो। ये आप अपनी पिछली कक्षाओं में, छोटी छोटी क्लास 9th में, 10th में, ये सभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या क्या बताया हमने, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। और जैसे ही फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी सेल उसको यूटिलाइज कर लेती है, क्योंकि हमारे सेल को क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी कौन देता है, फूड। इसीलिए फूड क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। और इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कभी भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, और एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते तो इनका जरूरत क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के प्रॉपर फंक्शन के लिए इनकी जरूरत होती है। और अगर इनकी कमी हुई तो हमारे अंदर बीमारियां भी हो जाती हैं या डिजीज हो जाता है। क्लियर है? वाटर हमने लास्ट में बताया जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्लियर है? आइए इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट के लिए परेशान ना हो। हम सारा पीडीएफ आपके हर वीडियो के लिंक में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहां पे बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 2 चीजें अपने को पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक पढ़ना है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब यहां पे पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है अपने को, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन आएंगे, और एक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जिसमें हम ये देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन कैसे होता है या सेल यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसके बाद उसका डिफिकेशन या फिर इजेशन कैसे होता है, यानी कि खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे हम लोग स्क्रीट आउट कैसे कहते हैं, ये सारा प्रोसेस हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। चलिए देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने आपको बताया यहां पे क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड।
चलिए देख, सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? एक होता है माउथ, दूसरा बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद फिर हमारी आती है एसोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप होती है हमारी उसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस। देन उसके बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद फिर आती है हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, यहां तक का जो पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहला क्या आएगा? माउथ, नेक्स्ट होगी बक्कल कैविटी, देन एसोफेगस, फिर स्टमक, और लास्ट में आएगा अपना इंटेस्टाइन। सुनिए, अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा, पिछली क्लास में, कि इंटेस्टाइन जो होते हैं, इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पोर्शन होते हैं वो होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम। देखिए इंटेस्टाइन में क्या क्या बताया हमने? एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होगा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडेनम, देन जेजुनम, और फिर आएगा आपका इलियम। ये सभी किसके पार्ट हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इसमें अपना आएगा सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए। कौन कौन से? माउथ, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा सीकम, कोलन और रेक्टम। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। अब ये देखिए यहां पे जो बक्कल कैविटी है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी पढ़ाते समय हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बक्कल कैविटी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी चैप्टर की समरी बन रही है। अभी हमारा चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है। जब चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट होगा जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी हम लोग देख रहे हैं समरी ऑफ द चैप्टर, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहले बक्कल कैविटी में अपना आएगा पैलेट, फिर आएगा टंग, फिर आएगी टीथ और फेरिंग्स। पैलेट, टंग, टीथ और फेरिंग्स, इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? बक्कल कैविटी में करते हैं। यह हुआ पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे यहां पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, अब उनकी अगर यहां पे बात करें तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं आप सबको पता है, फटाफट बोल दीजिए। एक आएगा आपका सैलिवरी ग्लैंड, फिर लीवर, देन गॉल ब्लैडर, और फिर आएगा आपका पैनक्रियाज। ठीक है, ये अपने एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। इतनी चीजें अपने को पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, फटाफट एक बार जहां भी बैठे हो तुरंत बोलो।
जहां भी जिस रूप में बैठे हो, देख बेटा पहली चीज, अगर पढ़ाई करनी है तो शर्माना बंद कर देना, क्योंकि शर्म करने से बेटा पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए जहां बैठे हो, जिस हालात में बैठे हो, एक बार मेरे साथ फटाफट बोलना शुरू करो, और बोल के पढ़ने से जल्दी तैयार होता है। याद कीजिए, जब बचपन में आप थे छोटे छोटे तो टीचर आपको कहते थे रटो रटो, लेकिन बोल के रटो। तो रटना नहीं है, समझना है, लेकिन उसे अगर आप 2 बार 3 बार बोलेंगे तो आपका जल्दी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार मेरे साथ बोलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने को क्या क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? माउथ पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं मेरे लाल? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। उसके बाद बक्कल कैविटी में क्या क्या आएगा अपना? पहले टंग, टीथ और फेरिंग्स। इतनी चीजें कहां पे आ जाएंगी हमारे बक्कल कैविटी में? ये पूरा का पूरा किस्सा पोर्शन हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। देन उसके बाद आता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करेंगे जो ग्लैंड, उसको हम लोग कहेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन से? सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में पाई जाएगी, लीवर जो आके ओपन होगा हमारे ड्यूडेनम में, आके ओपन होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आके ओपन होगा। गाल ब्लैडर जो लीवर के पोस्टीरियर पीछे पाया जाएगा, पोस्टीरियर लीवर के जस्ट पीछे जो पाया जाता है, एक बेटा पियर से, इस हैंगिंग पोर्शन में पियर से भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज होता है ये हमारे ड्यूडेनम से ही अटैच होता है। हमारे ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से ही अटैच होता है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज जो होती है इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर का होता है। देखिए, इंडोक्राइन नेचर का और एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ यहां पे समझिए। ये जब आपका इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, लेकिन यहां पे आप समझ सकते हैं। पैनक्रियाज जो होती है इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो होती है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करने के साथ साथ ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करती हैं। और जो ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज जो होती है इसका 99% जो होता है वो इंडोक्राइन पार्ट होता है। इंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या होता है? जो हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी। और इसका 1% जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, जो कि किसका सिक्रीशन करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। ये सभी चीजें जब हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो वहां पे अपने को डिटेल में आएंगी। ठीक है, ये हुआ पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरी चीज यहां पे अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस। याद कीजिए, अभी हमने बताया था आपको कि डाइजेशन जो होता है ये 2 प्रोसेस से होके चलता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। तो ये था अपना मैकेनिकल प्रोसेस का हिस्सा। माउथ फूड को तोड़ने का काम करेगा, बक्कल कैविटी उसको बक्कल कैविटी में उसको क्या करेगा? मिक्स किया जाएगा सलाइवा के साथ, एसोफेगस उसको पास करेगा, स्टमक उसको स्टोर करेगा, इंटेस्टाइन उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा किसका? मैकेनिकल प्रोसेस का पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस का पार्ट। तो केमिकल प्रोसेस में क्या आएगा? यहां पे हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे यहां पे? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी की बात करें तो देखिए, फिजियोलॉजी में अपने को क्या क्या पढ़नी है ये समझ लीजिए। फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इंजेशन आएगा। इंजेशन यानी फूड को जो हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस अपना आएगा डाइजेशन, यानी जो फूड को खाया उसे क्या करना है? अब आपको डाइजेस्ट करना है। देन आएगा आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्ट हुआ फूड है उसे क्या करेंगे हम लोग? अब एब्जॉर्ब करेंगे हमारे ब्लड में, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। नेक्स्ट आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा? जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसे हमारे सेल के थ्रू यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। और नेक्स्ट आएगा आपका इजेशन। इजेशन, इसी को हम लोग डीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डीफिकेशन। डीफिकेशन का मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन। और उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है इजेशन, या उसी को डीफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो फीकल मैटर होता है उसे स्क्रीट आउट करने का जो प्रोसेस इजेशन या डीफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। इसमें क्या क्या? सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या किया? हमने फूड को खाया,
फिर क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होगा, डाइजेशन का मतलब जो जिस फूड को हमने खाया अब उसे क्या किया जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा और जैसे हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तुरंत हमारी सेल क्या करेंगी, उसमें जो एनर्जी होगी उसको यूटिलाइज कर लेंगी। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलेंगे और उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा उसे निकाल देंगे, उसे कहेंगे इजेशन। क्लियर हुई बात। ये टोटल अपने को इतना टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है और लास्ट एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, वो होगा डिसऑर्डर का पार्ट। किसका, डिसऑर्डर, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो डिसऑर्डर होंगे उसकी स्टडी सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। ये हमारे चैप्टर की समरी है। ठीक है, आइए एक बार फिगर से फटाक से इसको समझ लेते हैं। चलिए, ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। ये जब आप लोग एनसीईआरटी का फिगर एनसीईआरटी में देखेंगे इस चैप्टर को, जैसे ही आप सेकंड पेज पे जाएंगे आपको ये फिगर मिल जाएगा, वहां पे प्रॉपर बना हुआ है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल से। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माउथ। तो माउथ की बात करें, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। ये आपको जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग माउथ बोलेंगे, ये माउथ। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर यहां पे दिख रही है, एक दो तीन, ये जो तीनों होती हैं इनको हम लोग कहते हैं बेटा सैलिवरी ग्लैंड। क्या होती हैं ये, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जो हमारे माउथ में ही पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड ये क्या है, हमारी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसके बाद फिर अपना आता है क्या, एसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस जो होती है क्या होती है, फूड पाइप होती है। क्या होती है, फूड पाइप। और एसोफेगस जो होती है हमारे ट्रैकिया के पीछे पाई जाती है। याद रखना, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि यहां पे क्या होती है, ट्रैकिया सबसे आगे, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया के जस्ट पीछे पाया जाता है हमारा फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एसोफेगस। नेक्स्ट आता है एसोफेगस के बाद स्टमक। तो ये जो आपको जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक। और ये जो स्टमक होता है इसका क्या काम होता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, 4 to 5 आवर फूड को स्टोर करके रखता है। उसके बाद यहां से थोड़ा और आगे बढ़े तो स्टमक के बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज। इसके बाद देख बेटा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। क्या है ये, ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और ये जो आपको यहां पे कॉइलिंग की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या होता है, सीकम। और सीकम में ही बेटा एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
क्या बोलते हैं इसको, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब क्या हुआ, वर्म लाइक होता है। अरे वर्म तो जानते हो ना, केचुआ, कुछ इस तरह से देखे होगे, ये इसी तरह से कुछ केचुआ होता है जिसको वर्म बोलते हैं, और वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये जो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे वहां पे आएगा। बस इतना आप जानिए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल अगर कहीं पे वेस्टिजियल का नाम आ जाए तो वेस्टिजियल आर्गन का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होगा कि ये आर्गन पहले हमारे अंदर फंक्शनल थे, आज फंक्शनल नहीं है, इसी को हम लोग कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर है? क्या बताया हमने कि कोई आर्गन जो हमारे अंदर पहले फंक्शनल थे, आज फंक्शनल नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ह्यूमन के अंदर वो क्या होता है, वेस्टिजियल होता है। और ड्यूडेनम में सबसे पहले सीकम हो गया, सीकम के बाद ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं कोलन। कोलन किसका पार्ट है बेटा, यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम हो गया, कोलन हो गया, और ये जो आपको यहां पे पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या है ये, रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये जो आपको यहां पे ओपनिंग दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं एनल कैनाल, और ये जो एनल कैनाल है ये जाके कहां पे ओपन होती है, जाके एनस में ओपन होती है, और जो कि कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होकर रेक्टम पे खत्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होती है और आके खत्म होती है कहां पे, रेक्टम से, यानी माउथ से लेकर रेक्टम तक का पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग माउथ कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लगभग सारी चीजें लेवलिंग हो गई, लेकिन अभी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम और इलियम बचा हुआ है। तो देखिए जेजुनम और इलियम कहां होंगे, देखिए ये जो आपको हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और ये जो पार्ट है ये है जेजुनम का। किसका पार्ट है, ये जेजुनम का पार्ट है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये किसका पोर्शन है, इलियम का। किसका पोर्शन है, इलियम का। और ये जो इलियम है जाके कहां ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कहां पे ओपन होता है, सीकम में। कहां पे ओपनिंग होती है इसकी, ये यहां पे इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम। क्लियर है बात? अब देखिए ये हमारी जेजुनम और इलियम हो गई। अब इस सीकम में यहां पे एक चीजें बची हुई है जिसको हम लोग कहते हैं कोलन, ये होती है कोलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये सीकम है आपका, ये कोलन, और ये लास्ट में सबसे रेक्टम। क्लियर है? और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, ये हुआ आपका, ये जो आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ड्यूडेनम, हाईली क्वाल स्ट्रक्चर जेजुनम और इलियम होते हैं। ठीक है, अब ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। ये किसका पार्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट होता है। दो चीजें आपकी बची हुई हैं, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं लीवर, और ये लीवर क्या है आपका, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और ये है आपका गाल ब्लैडर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाल ब्लैडर। क्लियर है? ये जो अपने ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्लियर है? ये पूरी की पूरी हम लोगों ने यहां पे समरी बात कर ली कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा। ठीक है, अब आइए इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। माउथ के बारे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, फिर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में। क्लियर है? अब देखिए एक चीज जान लीजिए आप लोग, आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें सबसे पहले जान लीजिए कि यहां पे जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाए कोई भी चीजें आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद वो सिर्फ लिख के रख देते हैं,
उसको पढ़ते नहीं हैं, धीरे धीरे आपका लोड बढ़ता चला जाएगा, तो याद रखिए आपको आगे ये बहुत दिक्कत देगा। इसलिए जितनी चीजें जो पढ़ाई जाए डेली का डेली उसे रिवाइज करिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि विदाउट नोट्स आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की बुक डेली पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है, उसमें जो फिगर दिए हुए हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको देखेंगे वहां पे कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और एनसीईआरटी नीट की बात करें तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन काफी चीजें आ जाती हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप एक एक चीजें समझ जाएंगे। जितनी चीजें आपको यहां पे डेली पढ़ाई जाएं उनको डेली का डेली आप तैयार कीजिए, उसको फिर एनसीईआरटी से भी तैयार कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप आराम से फोन करके या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? आप सबको इंस्टीट्यूट का नंबर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो वीडियो के लिंक में या फिर आप हमारे चैनल पे जाएं, हर जगह पे इंस्टीट्यूट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके अपने आप जितने भी आपकी प्रॉब्लम होगी या डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? पढ़ाई डेली करनी है, कोई भी चीजें आपको छोड़नी नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, क्योंकि आपको अब बेटा इतनी ज्यादा मेरिट जा रही है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। उस मेरिट के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए आपको डेली का डेली मेहनत करना होगा 6 से 8 घंटे। इससे कम अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आप क्लास 11th में हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, चाहे क्लास 11th के हैं या नीट प्रिपरेशन के हैं, तो याद रखिए जो क्लास 11th में हैं उनके लिए तो 2 साल का समय है, वो अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें टू द पॉइंट एनसीईआरटी को समझते हुए आगे चल देना है और नोट्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है? अगर नोट्स आपका तैयार रहेगा तो एनसीईआरटी को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अपने क्लास अच्छे से सुना, नोट्स बना लिया, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार पढ़ने में। और अगर आपने क्लास को अच्छे से नहीं सुना और आपने नोट्स प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया तो आपको एनसीईआरटी बहुत तकलीफ देगी बेटा। आपको ऐसा लगता है कि आप एनसीईआरटी रट के नीट निकाल लेंगे, अगर एनसीईआरटी रटने से नीट निकलती तो बेटा हर एक एनसीईआरटी रटने वाला बच्चा 600 नंबर क्रॉस कर जाता। अब ऐसा होता नहीं है। ठीक है? ये सभी चीजें आप लोग स्ट्रेटजी पे जरूर काम कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया हमने, समरी ऑफ द चैप्टर। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउथ। एक एक चीजें बारी बारी से समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखिए माउथ की बात करें तो माउथ जो होता है ये एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर होता है। क्योंकि आप माउथ को देखिए सबसे पहली चीज, एक चीज आप समझ लीजिए, बायोलॉजी में कुछ चीजें आपको डायरेक्शन का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग। ठीक है? और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है? इसको असेंडिंग कहते हैं, इसको डिसेंडिंग, और ये होता है ट्रांसवर्स। ठीक है? कुछ चीजें इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इंटीरियर और पोस्टीरियर को समझ लीजिए। सुनिए, इंटीरियर का मतलब आगे, ठीक है, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे। और एक आएगा वेंट्रल डॉर्सल। ठीक है? जब वेंट्रल और डॉर्सल आएगा तब वहां भी बता देंगे। बस इतना जानिए, इंटीरियर का मतलब आगे और पोस्टीरियर का मतलब पीछे, इतना आप भी जानते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, ये डिसेंडिंग, ये आपका ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है?
सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे माउथ के बारे में, ठीक है। तो माउथ जो होता है ये कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है या फिर हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर होता है। स्लिट का मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग। स्लिट का मतलब ओपनिंग होती है और ट्रांसवर्स का मतलब अपने बता दिया, ये आपकी क्या होती है, माउथ। ये हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स ही तो है, ठीक है। स्लिट की मतलब ओपनिंग होती है, ठीक। अब इसके आगे सुनिए पहले, अगर माउथ की बात करें तो माउथ जो होती है हमारी सराउंडेड होती है अपर एंड लोअर लिप से। अरे बोलो, ये माउथ है हमारा, माउथ किससे सराउंडेड है बेटा, अपर एंड लोअर लिप से। इसीलिए कहते हैं कि माउथ जो होती है सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। किससे सराउंडेड है, अपर एंड लोअर लिप से। ठीक है। अब देखिए, अपर एंड लोअर लिप जो होती हैं, ये हमारी जो अपर एंड लोअर लिप होती हैं बेटा, ये कैसे होती हैं, मूवेबल होती हैं। कैसी होती हैं, मूवेबल होती हैं। अरे भाई, ये फिक्स नहीं होती, ये मूव करती हैं। ये कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। हम जैसे चाहें इसको वैसे घुमा सकते हैं। आप अपने कभी भी लिप्स को घुमा के देखिए, जो हमारी लिप होती हैं इसको जैसे चाहें वैसे घुमा लेते हैं। कभी देखे नहीं, आड़े टेढ़े फोटो खींच के कुछ इस तरह से, कोई इस तरह से खींचता है, कोई ऐसे करके खींचता है। ये सब क्या है बेटा, आप मूव तो करा रहे हो ना लिप को, तो ये क्या होती है, मूवेबल होती है, वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब होता है हमारे जैसे हम चाहें वैसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अक्सर करके, देखिए किसी को बुरा लगने नहीं चाहिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसलिए कोई चीज आपको बुरा ना लगे अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, अक्सर करके आप कभी भी आप लड़कियों की फोटो देखिए तो वो क्या करती है, कुछ फोटो इस तरह से खींचती है। पता नहीं इसका क्या क्रेज होता है, मुझे नहीं समझ में आता। ये क्या है बेटा, आप लिप्स को जैसे चाह रहे हो वैसे घुमा ले रहे हो। ठीक है, अब ये हमारी जो लिप होती है मूव क्यों करती हैं, यहां पे एक मसल्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिक्यूरिस ओरिस मसल। क्या होती हैं, ऑर्बिक्यूरिस ओरिस मसल्स। यही क्या करती हैं बेटा, ये मूवेबल बनाती हैं किसको, अपर एंड लोअर लिप को। हमारी जो अपर एंड लोअर लिप है उसको मूवेबल बनाने के लिए यहां पे एक मसल्स पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिक्यूरिस ओरिस मसल। ठीक है, उसके बाद ये जो माउथ है कहां जाके ओपन होती है, ओपन होती है बक्कल कैविटी में। कहां पे, बक्कल कैविटी में। अब चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आता है, वो होता है बक्कल कैविटी। चलिए थोड़ा सा इसको समझिए, ऐसे फिगर से समझाते हैं। देखिए, चलिए ये हमने कोई एक अच्छा खासा इंसान बना लिया है। अब देखिए, इंसान दिखे या ना दिखे, जानवर दिखे तो भी समझ लेना, ठीक है, क्योंकि फिगर अब इससे ज्यादा नहीं ड्रा कर सकते भाई। सुनिए, बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल और एक होता है ओरल कैविटी। एक होता है वेस्टिब्यूल और एक होती है ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होती है, वेस्टिब्यूल, सुन बेटा, आपने ये चिक देखा अपना, ये चिक होती है, क्या होती है, चिक यानी गाल, और उसके बाद दांतों के अंदर ये गम पाए जाते हैं। ये क्या है, दांतों में, दांतों के नीचे जिसे आप लोग मसूड़े कहते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, गम। तो चिक और गम के बीच में देखेंगे आप एक स्पेस पाया जाता है।
ये देखेंगे चिक और गम के बीच में यहां एक स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस पाया जाता है, इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये जो आपको स्पेस यहां पे पाया जाता है, ये चिक और गम के बीच में यहां जो स्पेस पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये जो वेस्टिब्यूल होता है, ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज करता है फूड का। ये जो यहां पे स्पेस दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। ये फूड का टेम्परेरी स्टोरेज करता है। आपने अक्सर करके देखा होगा, कभी आप बंदर को खाना दीजिए, आपने कहीं आप घूमने जाते हैं, जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं पे मंकीज होते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ खाने के लिए उनके लिए लेके जाते हैं, आप उनको दे देते हैं, तो आप देखेंगे वो फटाफट दोनों हाथों से बहुत तेजी से खाते हैं। तो खाते हैं तो बेटा तुरंत का तुरंत वो डाइजेस्ट तुरंत उनके स्टमक में थोड़ी चला जाता है। वो क्या करते हैं? वो अपने वेस्टिबुलर रीजन में उसको स्टोर कर लेते हैं। तो बक्कल कैविटी का जो बक्कल वेस्टिब्यूल रीजन होता है, ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है। अरे कभी कभी आप भी देखिए, पार्ले बिस्किट खाते हो या कोई सीखी बिस्किट खाते हो, तो देखोगे आप आपके दांतों के बगल में जाके और चिक और गम के बीच में जाके चिपक जाती है। फिर उसे क्या करते हो? आप पानी पीते हो तो जीभ से हटाते हो, या तो फिर खुरापाती लोग, कलाकार लोग होते हैं, डायरेक्ट दांत दबा के इसी से कर लेते हैं। क्या करना उसमें? ऐसे से करके निकाल लेते हैं, है ना। तो वो क्या है बेटा? ये वेस्टिबुलर रीजन है, जहां पे हमारा फूड का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है। और ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी हमारे माउथ का जो मेन पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। ये जो आपको स्पेस दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी या मेन ओरल कैविटी, ये हमारे माउथ में जो स्पेस होती है, इसी को कहते हैं मेन ओरल कैविटी। और यहीं पे आके अपनी ओपन होती है क्या? माउथ। क्लियर है? वेस्टिब्यूल बताया हमने, जो हमारे चिक और गम के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। स्पेस बिटवीन चिक एंड गम क्या काम करेगा? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। ये हुई हमारी वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट आती है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की बात करें तो जो ओरल कैविटी होती है, सुनिए, ओरल कैविटी की बात करें, देखिए इसको हम यहां लिख रहे हैं, समझिए। सबसे पहली चीज, ओरल कैविटी क्या होती है? यहीं पे क्या होता है? माउथ आके ओपन होता है। क्या ओपन होता है? माउथ। ठीक है। माउथ की ओपनिंग कहां पे होती है? ओरल कैविटी पे। अरे आप ध्यान से देखिए ना, यही तो है आपकी ओरल कैविटी। ये जो आपको स्पेस यहां पे जो दिख रहा है, यही क्या है? आपकी ओरल कैविटी है। अब ओरल कैविटी की बात करें तो हमारी जो ओरल कैविटी होती है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, वो समझिए। देखिए, ओरल कैविटी की हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए, ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके बात करते हैं हम लोग रूफ पे। रूफ पे बात करें इसके, तो इसकी जो रूफ होती है, वो क्या, वहां पे क्या पाया जाता है? पैलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैलेट। अरे रूफ पे, यानी जैसे ही माउथ के अंदर एंटर करोगे, सबसे ऊपर देखोगे बेटा, पैलेट पाया जाता है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलेट। ठीक है, पैलेट पाया जाता है। अब इसके बेटा सरफेस पे बात करें, इसकी सरफेस पे क्या पाया जाता है? तो सरफेस पे पाया जाता है टंग। क्या पाया जाता है? टंग। ठीक है, सरफेस पे टंग पाया जाएगा और रूफ पे पैलेट पाया जाएगा। और यही जो बेटा ओरल कैविटी होती है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ टीथ। यानी कि कहते हैं ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ। ओरल कैविटी में ही क्या प्रेजेंट होती है? टीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? टीथ। और यही ओरल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी आगे जाके कहां ओपन होती है? फेरिंग्स में। कहां ओपन होती है? फेरिंग्स में।
ठीक है, हमारी जो ओरल कैविटी है जाके कहां पे ओपन होगी, फेरिंग्स में। ये हुई हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में ऐसा बहुत कुछ समझने वाली चीज नहीं थी। क्या क्या हमने बताया, बक्कल कैविटी में सबसे पहले वेस्टिब्यूल का होता है, बक्कल वेस्टिब्यूल स्पेस बिटवीन चिक एंड गम, हमारे चिक और गम के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है फूड का। नेक्स्ट ओरल कैविटी, ओरल कैविटी क्या होती है, जहां पे माउथ ओपन होती है उसी को हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी की जो रूफ होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, पैलेट का फॉर्मेशन करती है। इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस पे टंग पाया जाता है और इसमें नंबर ऑफ टीथ भी पाए जाते हैं। टीथ कहां पाए जाते हैं, हमारे ओरल कैविटी में। और ये कहां जाके ओपन होती है, बक्कल कैविटी हमारी फेरिंग्स में ओपन होती है। क्लियर है। आइए एक एक चीज को बारी बारी से यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले पैलेट पढ़ेंगे, फिर टंग, फिर टीथ एंड फेरिंग्स, बारी बारी से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ये आपको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पैलेट की। चलिए पैलेट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैलेट के बारे में। आइए फिगर से समझेंगे, पैलेट जल्दी समझ में आएगा। आइए देखिए, सबसे पहली चीज अब हम लोग बात करेंगे यहां पे पैलेट की। सुनिए, पैलेट की अगर हम लोग बात करें तो जो पैलेट होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। क्या बताया, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया आपको, ओरल कैविटी की जो फ्लोर होती है, फ्लोर पे क्या पाई जाती है, पैलेट पाई जाती है। अब सुनिए, हार्ड पैलेट जो होती है, जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट, यानी आगे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, इंटीरियर पार्ट जो होता है हार्ड पैलेट। अब देखिए इंटीरियर पार्ट हमने बताया ये क्या है, आपकी ओरल कैविटी है। ये क्या है, ओरल कैविटी, यानी कि माउथ की बात कर रहे हैं या ओरल कैविटी की बात एक ही होती है। ठीक है, ये माउथ या ओरल कैविटी हो गई। अब ओरल कैविटी के सरफेस पे रूफ पे क्या पाया जाता है, पैलेट पाया जाता है। और पैलेट में जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, हार्ड पैलेट बोलते हैं। यानी कि जो सबसे आगे पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। आगे का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, और उसको जब पीछे का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये है सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है। अब देखिए हार्ड पैलेट जो होता है, हार्ड पैलेट में बेटा छोटे छोटे रीजेज प्रेजेंट होते हैं। रीजेज का मतलब उभार, कुछ इस तरह से आपके रीजेज प्रेजेंट होते हैं। यहां पे ये जो आपको रीजेज दिख रहे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। क्या बोलते हैं इसको, पैलेटाइन रूगी। ये जो आपको उभार दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन रूगी। ठीक है, हार्ड पैलेट में क्या पाया जाता है, पैलेटाइन रूगी। और जो हार्ड पैलेट होता है ये कहां पाया जाता है, ये इंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है।
ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अब देखिए हार्ड पैलेट की बात करें बेटा, इसको हार्ड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो होता है बोन से मिलकर बना होता है। दो बोन पाई जाती हैं, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन किसका फॉर्मेशन करती हैं? हार्ड पैलेट का, इसीलिए हार्ड नेचर का होता है। ठीक है। और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसीलिए सॉफ्ट होता है। ठीक है। और ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है आगे चल के बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरह से ऐसे समझो। ठीक है। कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग यूवुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूवुला। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं यूवुला। ठीक है। ये यूवुला जो होता है बेटा ऐसे हैंगिंग पोर्शन में लटका रहता है। ठीक है। आप अगर ना समझ पाए तो आप अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने मुंह को खोलिए, आपको कुछ इस तरह से लटकता हुआ पार्ट दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूवुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूवुला। ठीक है। अब देखिए यूवुला का काम क्या होता है। यूवुला जो ये है इसका फंक्शन तो कुछ तो होगा, बस ऐसे ही है। अब देख बेटा यूवुला का क्या काम होता है समझो। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल का पार्ट। इंटरनल नॉस्ट्रिल का मतलब हम अपने जब नोज में जाते हैं तो वहां पे तीन चीजें पाई जाती हैं, एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक नेजल चैम्बर और एक इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल ये जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे। देखिए ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल होती है, जब हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या करते हो बेटा? फूड को निगलते भी तो हो। बोलो, सिर्फ खा के मुंह में लिए रहते हो क्या? भाई खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? फूड को निगलते हैं, यानी क्या करते हैं हम लोग? स्वॉलोइंग करते हैं। और जब हम फूड को स्वॉलोइंग कर रहे होते हैं तो ये यूवुला जो होता है ये जाके इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लेता है। क्या करता है ये यूवुला जो इस तरह से होता है, ये जाके तुरंत ऐसे हो जाता है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लेता है। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल का पार्ट, ये यूवुला, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं बेटा ये तुरंत क्या होती है, जब फूड अंदर जाने लगता है, यानी हमारे अब गलट में जाना है, एसोफेगस में जाना है, तो ये यूवुला कुछ इस तरह से होके क्या करेगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर देगा। और इंटरनल नॉस्ट्रिल को इसलिए ब्लॉक करता है, अगर ये इंटरनल नॉस्ट्रिल ब्लॉक नहीं हुआ तो फूड बेटा हमारे स्टमक में भी आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फूड हमारे स्टमक में आ जाएंगे। तो ये यूवुला क्या करता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल में फूड जाने से रोकता है। ये तुरंत का तुरंत ऐसे है, ये तुरंत का तुरंत ऐसे हो स्ट्रेट होके तुरंत ये इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर कर लेता है। क्लियर है? ये हुई यूवुला। तो हमने क्या बताया? हार्ड पैलेट किसका बना होता है बेटा? बोन का। कौन कौन से बोन का? एक होता है मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ठीक है। किससे मिलके बना है? दो बोन से। कौन कौन से? एक मैक्सिला और एक पैलेटाइन बोन। इन दो बोन से मिलके बनता है क्या? हार्ड पैलेट। ठीक है। हार्ड पैलेट की बात करें, यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिजेज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिजेज। ठीक है। रिजेज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पैलेटाइन रूगी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पैलेटाइन रूगी का कुछ तो काम होता होगा। देखिए ये क्या है? पैलेटाइन रूगी देखेंगे, मैंने क्या बताया? कुछ इस तरह से हैं, उभार प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है। ये पैलेटाइन रूगे जो हैं उभार प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। तो ये क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, या फूड को स्वॉलोइंग करने में हेल्प किसका होता है? पैलेटाइन रूगी का। क्या करते हैं? फूड की स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं ये लोग। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है सॉफ्ट पैलेट। देखिए सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो क्या बताया था हमने अभी? पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे पाया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। और पोस्टीरियर पार्ट होने के साथ साथ ये किसका बना होता है? ये बना होता है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का। ये बना होता है किसका बेटा? कनेक्टिव टिश्यू का। तभी तो ये सॉफ्ट होता है। ठीक है। किससे मिलके बना होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? देखिए सॉफ्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर रीजन होता है, इसमें जो इसका जो पोस्टीरियर रीजन होता है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर रीजन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंस होता है?
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, यूवुला कहते हैं। ठीक है, और यूवुला का क्या काम होता है ये हमने आपको बता दिया। क्या बताया हमने, यूवुला जो होता है ये क्या करता है, आपको इंटरनल नेस्टिंग की ओपनिंग को कवर करके रखता है। क्लियर है बात, ये हुई किसकी बात, आपके पैलेट की। ठीक है, ये हमने पैलेट की बात कर ली। पैलेट के बाद नेक्स्ट आएगा अब आपका यहां पे टंग। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास लगभग आपकी अब टाइमिंग हो गई है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जब मिलेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे टंग, टीथ, फेरिंग्स और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद हिस्टोलॉजी। अगर आप लोग कहेंगे तो पहले हिस्टोलॉजी पढ़ा दूंगा, और नहीं तो पहले हम लोग पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन पढ़ लेंगे, फिर इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन अगर पहले हिस्टोलॉजी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा समझना आसान होगा। बाकी देखते हैं, ये तो कल की कल देखी जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेकिन आज की क्लास में हम लोगों ने जितना पढ़ा इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। सभी लोग, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं पढ़ाई पे उतना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप मेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी मुसीबत को तुरंत का तुरंत अपने अगल बगल से हटा दीजिए। कोई भी आपके सामने ऐसी मुसीबत आ रही है जो आपके पढ़ने में रुकावट डाल रही है, उसको आप तुरंत साइड डाल दीजिए। देखिए आज के जमाने में मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। मैं मानता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस में आज ये हेल्प कर रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप कितना उसका फालतू यूज करते हो आप खुद जानते हो। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें, फालतू यूज इसका बंद कर दीजिए। क्योंकि बेटा अब आपके पास समय नहीं बचा है। अगर अब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में पीछे जा रहे हैं। क्योंकि नीट की मेरिट जो है वो हर दिन हर साल बढ़ रही है। हर साल आप देखेंगे 30 नंबर मेरिट बढ़ जाती है। तो आपके समय में आते आते अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2021 में ही देना है, और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप इतना याद रखिए आपको 2023 में देना है। और 2023 आते आते ये मेरिट 680 पहुंच चुकी होगी, 680 670 पहुंच चुकी होगी। अब आप सोचिए 720 में से 670 680 लाने पे ही कॉलेज मिलेगा आपको। आप खुद समझिए आपको कितनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप करके। ठीक है, चलिए आज की कथा में इतने ही। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टंग की। ठीक है, थैंक यू।